नाज़रीन, मौसम तो सर्दियों का शुरू होने जा रहा है, लेकिन सियासी दर्जा हरारत को देखें तो रोज बरोज इजाफा हो रहा है। ऑपोजिशन की तरफ से आगाज हुआ था। मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात के फौरन बाद मैदान में थे, लेकिन नवाज शरीफ भी चुप का रोजा तोड़कर एकदम सामने आ गए। अफसोसनाक बात यह है कि निशाना हुकूमत नहीं बल्कि इदारे हैं। जहां और जब जलसा होता है, फौज और अदलिया ही निशाने पर होते हैं। बोलते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं होती, खुलकर कहते हैं हमारी लड़ाई हुकूमत से नहीं किसी और से है। ये कोई और कौन है, इसे बताने की कतन जरूरत नहीं। वजीर आजम इमरान खान अब तक खामोश थे, लेकिन अब खुलकर बोले हैं। बहुत अरसे बाद आज उन्होंने ऑपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ऑपोजिशन से ज्यादा उनकी तोपों का रुख मियां नवाज शरीफ की जानिब था। अंदाज उनका वही था जो ऑपोजिशन में हुआ करता था। बहुत से सख्त जुमले कहे, बहुत सी बातें वाजे की, वाजे ऐलानात किए। सुनिए वजीर आजम इमरान खान आज क्या कहते हैं। ये जो सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं, ये सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि कानून की बालादस्ती नहीं मानते। ये कह रहे हैं असल में कि हम कानून से ऊपर हैं। खुद लंदन बैठा कारकुनों को कह रहे जनाब आप जाके आप सड़कों पर निकले और उसकी चोरी बचाएं, कीमे के नान भी खिला दें, वो फिर भी नहीं निकलेंगे। घबराए इसलिए हैं कि पाकिस्तान इस वक्त ऊपर जा रहा है। ये आज आपके सामने सबके मैं कह रहा हूं, जिस दिन इनको एनआरओ मिला, ये अपने ज़हन में डाल लें, ये पाकिस्तान की तबाही होगी। सियासी गहमा गहमी ही की बात करें तो अपोजिशन की अहम जमात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज बोले। उनके लहजे में तलखी नुमाया थी, लेकिन यूं महसूस हुआ जैसे मुल्क की सियासत से ज्यादा उन्हें इस वक्त दिलचस्पी सिंध के जजायर के साथ है। तलखी की वजह भी शायद यही हो। देखते हैं वो क्या कहते हैं। अपने रात के अंधेरों में एक ऑर्डिनेंस के तहत हमारे आइलैंड्स पे कब्जा करने की कोशिश की। गैर आईनी गैर जमहूरी ऑर्डिनेंस को फौरन वापस लेना चाहिए। हर सूबा में इस वफाकी हुकूमत का नालायकी का नुकसान हो रहा है। अब वक्त आ गया है कि इमरान खान को घबराना पड़ेगा। अब इनकी गिनती शुरू हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला सारे जो इस मुल्क के जमहूरी जमातें हैं, हम मिलके इस नाहलैक नाअहल हुकूमत को खत्म कर देंगे। पीपल्स पार्टी की सियासत से मुताल्लिक कुछ कंफ्यूजन जरूर है। बज़ाहिर तो वो यही कह रही है कि इस्तीफों और अदम एतमाद के ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन मसनूई लहजों और अमल से यही लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। ऑपोजिशन मुत्तहद नहीं है, दरार जरूर है। नवाज शरीफ को आसिफ जरदारी पर एतमाद नहीं, आसिफ जरदारी नवाज शरीफ से एक बार फिर डसने को तैयार नहीं। तो फिर क्या होने जा रहा है? इस सियासी गहमा गहमी और गर्मा गर्मी का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या हालात वहां तक जा सकते हैं कि सेनेट इंतखाबात से पहले नून लीग इस्तीफे देने पर तैयार हो जाए? ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। बात करेंगे इसमें कितनी सच्चाई है और इस सियासी दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफे का नतीजा क्या होगा। आज हमारे साथ बात करने के लिए जो मेहमान मौजूद होंगे, उन पर हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सूबाई असेंबली, सूबाई वजीर हायर एजुकेशन और IT के वजीर राजा यासिर हुमायूं साहब। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मौजूद होंगे बैरिस्टर आमिर हसन और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी हमें ज्वाइन करेंगे एक मशहूर ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। राजा यासिर हुमायूं साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं। इस वक्त सियासी दर्जा हरारत बड़ा बढ़ा हुआ है अपोजिशन की तरफ से भी, और उसके साथ साथ वजीर आजम, मुशीर, मुआविन खुसूसी भी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं उस चीज का। मुझे बताइएगा कि क्या इस वक्त जरूरी है कि अपोजिशन जो बातें कर रही है उसका जवाब वजीर आजम साहब भी उसी अंदाज में दें और ऐसे दें जैसे अभी भी वो अपोजिशन में हो? देखिए, वज़ीर आज़म साहब का एक अंदाज़ है, एक स्टाइल है, और हमेशा से एक फास्ट बॉलर जो है वो अटैक ही करता है, अटैकिंग फास्ट बॉलर है। तो जो मर्जी आप कर लें, उनका अपना स्टाइल चेंज नहीं हो सकता। उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है उनको इसी अंदाज में देखना पसंद करती है, जो उनको पसंद करने वाले लोग हैं, जो वोटर्स हैं। और उन्होंने जो स्टैंस लिया करप्शन के ख़िलाफ़, उस पर वो बिल्कुल
पीछे नहीं हट सकते। अगर वो पीछे हटेंगे तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, उनको सूट नहीं करता। लेकिन अब लोगों का कहना है कि वो वजीर आजम है, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है, कंटेनर पे नहीं है। जो अंदाजे भी आए ठीक है, स्टाइल हो सकता है, लेकिन वजीर आजम का पोर्टफोलियो एक डिमांड करता है। देखिए, हाँ, बात आपकी दुरुस्त है, और मेरा ख्याल है कि जो वज़ीर आज़म की डिमांड्स हैं वो इंटरनेशनली वो पूरी कर रहे हैं। आप इंटरनेशनली भी देखें तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जब आपको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पे देख लें कि मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क में किसी को शर्मिंदगी होती है। और ज़ाहिर है, जब आप मुल्क में होते हैं तो आप अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, यू कैन बी वेरी एग्रेसिव। आप इवन अमेरिका जैसे मुल्क के जो प्रेसिडेंट हैं, तो क्या असल में इस वक्त मुल्क का मसला जो है वो क्या करप्शन है? क्या इस वक्त मुल्क का मसला जो है अपोजिशन जो बातें कर रही है उसका जवाब देना है? क्या मुल्क का मसला इस वक्त एनआरओ ना देने की बार बार जो गर्दान की जाती है, क्या वो है? नहीं, एक्चुअली जो मुल्क का असल मसला है वो तो इकोनॉमी है, जो सीधी बात है। लेकिन ज़ाहिर है, आप इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स जो है वो लोगों को ऐसे तो समझा नहीं सकते। वो तो जब आपके जो प्रॉब्लम्स हैं रोज़मर्रा के, जिसमें कोई शक नहीं है, जिसमें महंगाई सबसे ज़्यादा है, और महंगाई जो है जब इन्फ्लेशन होती है तो ज़ाहिर लोगों को फेस करनी पड़ती है। इकोनॉमिक ग्रोथ जब तक ना हो तो महंगाई बड़ी डेंजरस चीज़ है। अदरवाइज इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो तो हम उस फ्रंट पे क्यों नहीं खेलते हैं? बिल्कुल खेल रहे हैं। उस देखिए, फ्रंट पे यानी ये उस तासुर फ्रंट पे क्यों आप मिल रहा है कि हम सिर्फ अपोजिशन को गवर्नमेंट टैकल कर रही है बस? नहीं, अपोजिशन को तो टैकल करना ज़रूरी है ना, अदरवाइज तो क्यों, क्या हुआ, क्या कर रही है वैसे अपोजिशन? अपोजिशन देखें, सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है ना इस वक्त अपोजिशन का, कि उनका एक तो जो नेक्सस डेवलप हुआ है, दैट इज नॉट अवामी को इश्यूज की वजह से नहीं है, वो इस वजह से है कि उनको ये फील हो रहा है कि वो तमाम एक नैब की जद में आ गए हैं, या हालांकि वो मुकदमात जो उन पे हैं उनमें से ज्यादातर जो है वो हमारी गवर्नमेंट तो का नया तो कोई नहीं, रोल नहीं। आपकी गवर्नमेंट 2018 के बाद आई है, तो अब क्यों फील हुआ? अब सिर्फ जो डिफरेंस है वो ये है कि गवर्नमेंट की बैकिंग है इदारों को, यानी कि इदारे जो कर रहे हैं उनको हम रोक नहीं रहे। अगर वो ये चाहते हैं कि हम रोकें, इंटरफेयर करें, तो ये हम नहीं करेंगे। सो ये मेरा ख्याल सबसे बुनियादी इशू यही है। अदरवाइज केसेस तो ये वही हैं जो बड़े अरसे से चल रहे हैं और चल रहे थे। तो बार बार ये एनआरओ ना देने की गर्दान, यानी वो तो आपने देना ही नहीं है, तो व्हाई रीइटरेशन ऑफ दिस थिंग कि एनआरओ मैं नहीं दूंगा? वो तो एक बार भी अगर कह दिया ही इज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तो ये तो बता दे कि उनसे मांग कौन रहा है, यानी आपकी गवर्नमेंट से एनआरओ। मेरा ख्याल है बड़ा क्लियर, जब नेगोशिएशंस चल रही थी तो ये खुद ही बात एक्सपोज हो गई थी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझते हैं। जो तरमीम मांगी गई इवन फैटफ के बिल के वक्त, वो बातें तो एक्सपोज हो चुकी हैं, लोगों के सामने आ चुकी हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है निहाल साहब, राजा यासिर मयूं साहब ने जो बात की है इस वक्त के जो नेगोशिएशंस चल रही थी, तो क्या एनआरओ वाली नेगोशिएशंस दम तोड़ गई? वो बातें दम तोड़ गई, बात बनी नहीं, और यही वो वजह है कि अब आप एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का प्लेटफॉर्म बनाकर इस हुकूमत को इसके खिलाफ आ गए हैं, और जिस तरह से इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क जो है वो ऊपर जा रहा है, इसलिए ये सारे घबरा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क जरूर ऊपर जा रहा है। वो यूं के आटा जो है जब हम छोड़ गए थे तो 30 रुपए का था, आज 75 का, बिल्कुल ऊपर जा रहा है। चीनी अब नायाब है, हमने 50 पे छोड़ा था। पेट्रोल हमने 60 पे छोड़ा था, अब वो नायाब हो गया है, 100 से ऊपर है। पेट्रोल हमने जो छोड़ा था 60 पे, अब 105 पे है। डॉलर हमने छोड़ा था 100 के आगे पीछे, अब ये 170 पे है। बिजली का बिल हमने छोड़ा था 7-8 रुपए, अब ये 17 रुपए पे है। गैस हमने कहाँ छोड़ा था, आज वो कहाँ है। घी कहाँ पे है। बेरोजगारी हमने कहाँ छोड़ा था, आज बेरोजगारी कहाँ पे है। मुल्क में अमन हमने कहाँ पे छोड़ा था, आज बदअमनी कहाँ पे। तो बिल्कुल ऊपर जा रहा है। और निहाल साहब, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब होती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ टफ टाइम तो देखना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं, तो वो टफ टाइम है, आगे फिर बेहतरी हो जाएगी जब वो चीजें बेहतर कर लेंगे। देखिए जी, पूत के पैर पालने में, क्या लफ्ज है, पूत के पैर पालने में पहले दिन पता चल जाता है कि ये किस तरह की हुकूमत है, सिलेक्टेड हो या नॉन सिलेक्टेड हो, पता लग जाता है। नवाज शरीफ साहब जब आए थे तो पता लग गया था कि 60 बिलियन का सीपैक भी आ गया है, अमन भी आ गया है, मोटरवे भी आ गया है, मेट्रो बस भी आ गया है, और ट्रेन भी आ गया है, जीएफ थंडर भी आ गया है, कराची और पाकिस्तान का अमन भी आ गया है। और बैरून मुल्क वो इमेज उन्होंने डेवलप किया कि मलेशिया भी जाने से पहले पूछना पड़ता है कि क्या मैं मलेशिया जाऊं। मैं तो ये समझ रहा था कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बलंग बांग दावे करते हैं, जिस तरह से अजरबैजान ने निकोर्नो काराबाख को हासिल कर लिया। काश ये भी कहते कि मेरे अजीज हमवतनों चलो निकलो, आज हम जा रहे कश्मीर पे, उसने कब्जा कर लिया है।
मगर इन्होंने कश्मीर को थाली में सजा के दिया जब इन्होंने लेकिन कहा निहाल साहब कि एफर्ट्स तो हो रही हैं बैनुल अक़वामी सतह के एफर्ट्स ऊपर। तो हो रही है, देखिए एफर्ट्स तो हो रही है कि जब इंटरनेशनल ट्रंप को कहते हैं कि आप लेवल पॉलिसी के ऊपर करें, इंटरनेशनल किस बात लेवल की के ऊपर पॉलिसी जो करें? लॉबिंग हो रही है और भारत को कोई जहां लॉबिंग पर नहीं हो रही है, मुंह की आज खानी तक पड़ रही है कोई वो भी लॉबिंग- सबके सामने। अरे कोई मुंह की नहीं खानी पड़ी है, ये एक मुल्क में नहीं गए हैं इन्होंने तो बस उसको ट्रंप को कह दिया कि अंकल आप जो है दे दे सिग्नल ग्रीन के वो आर्टिकल 317 और 37 को खत्म कर दें, हमें कोई एतराज नहीं होगा, हम हल्का सा शोर मचाएंगे। तो जनाब आप देखें मुल्क कहाँ जा रहा है। लेकिन आज सारी निहाल दुनिया के लोग साहब आपसे प्राइम नाराज मिनिस्टर हैं। साहब ने एक बात कही है, रिकॉर्ड सीमेंट की सेल हुई है, रिकॉर्ड मोटरसाइकिल्स की सेल हुई है, द कंट्री इज ग्रोइंग अप, इकोनॉमी इज ग्रोइंग अप। इसमें गवर्नमेंट मोटरसाइकिल की सेल है, शर्म का मुकाम है कि आपने मुल्क में मास ट्रांजिट नहीं दिया, शर्म का मुकाम है कि जो बीआरटी नहीं चला, और शर्म का मुकाम है कि साहब, जो BRT आज चल रही सुप्रीम है। कोर्ट भी कह रही निहाल साहब, सुप्रीम BRT कोर्ट चल कह रही रही है। है कि कोई बिलियन, अरे आग लग रही है, क्या चल रही है, आग अरे चल निहाल रही है। साहब टेक्निकल सुप्रीम फॉल्ट तो कोर्ट आ के चीफ जाती है। जस्टिस साहब ने कहा निहाल साहब कि टेक्निकल एक फॉल्ट जरा आ मुझे जाती है। नजर नहीं आ रहा है। निहाल भाई बहस निहाल कर भाई रहे हैं ना, मुझे टेक्निकल बोलने फॉल्ट दें तो ना, आ जाती है आप ना। बोलने दें, आप बोलने दें मुझे प्लीज। वो पेशावर जब गए तो उन्होंने मास्क इसलिए नहीं लगा रहे पेशावर के लोग कि यहाँ पे कोरोना है, मास्क इसलिए लगा रहे कि यहाँ पे एक पौधा नहीं है। तो शर्म आनी चाहिए इनको भी और नैब के इदारों को भी कि इनके करप्शन पे कोई नहीं देख रहा। बीआरटी के 115 अरब का जो मंसूबा है उसको कोई नहीं देख रहा है, मालम जब्बा को कोई नहीं देख रहा, जहांगीर तरीन को कोई नहीं देख रहा, इनके सारे चीनी के चोरों को कोई नहीं देख रहा। भाई सारे केसेस हो रहे हैं, जहां पे चीजें वहां पे तो चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन कोई नजर नहीं आ रही लेकिन है देखे ना, भाई, ये तो अगर एक अगर चोरों अगर का केसेस टप्पा है, अगर एक केसेस इनके चोरों दौर में का तो नहीं है। इनके पास है क्या? निहाल भाई एक इनके चोर दौर में तो केसेस नहीं है ना, इनके दौर में तो नहीं, केसेस इनके नहीं दौर है, में। तो ये आप इनके इनको दौर क्यों में जिम्मेदार साद ठहराते हैं? रफीक इनके दौर में बंद हुआ है। नहीं, जनाब केसेस सनाउल्लाह इनके केसेस दौर में केसेस बंद की हुए बात हैं। कर रहा हूँ, केसेस पहले जनाब के। एहसन इकबाल इनके दौर में बंद हुए हैं। निहाल भाई केसेस जनाब तो पहले के है ना, इन्हीं के दौर में, इनके केसेस तो इनके दौर में, केसेस तो पहले के निहाल इनके भाई। दौर में नहीं, ये केस पहले का नहीं था, इनके दौर में बनाया। शाहिद खाकान पे भी, एहसन इकबाल पे भी, राना सनाउल्लाह लेकिन जो पे भी, चीजें आपकी हर किसी निहाल भाई जो चीजें आपकी पार्टी के ऊपर है आप उसके जवाब देना, उनसे तो जिनको अगर अगर वो हैं भी तो वो जवाब देंगे, यानी उनकी चीजों मेरी की। पार्टी में कुछ नहीं है। आपने अकामा कहा था खोदा पहाड़ निकला चुहा। आज इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि 30 साल पहले इनके पास क्या था, तो 30 साल पहले भी इत्तेफाक फाउंड्री था, इत्तेफाक हॉस्पिटल था, शरीफ मेडिकल सिटी थी। ये अच्छा मेरा एक मॉडल सवाल टाउन जहां मेरा एक सवाल है, मैं एक सवाल करूंगा फिर मैं बेस्ट आमिर हसन साहब की तरफ आऊंगा। ये तमाम तर खामोशी तोड़ने की एक वजह कहीं ये तो नहीं कि सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं इसीलिए ये शोर शराबा किया जाए, इसीलिए जो है वो हुकूमत को ये टफ टाइम दिया जाए, इसीलिए एहतजाज की धमकी दी जाए कि सेनेट के इंतखाबात किसी तरीके से रोक दिए जाएं, या फिर वो डील जिसके बारे में कहा जा रहा है कि डील नाकाम हुई तो पीएमएलएन इस वजह से अब बाहर आ रही है, वरना खामोशी थी इससे पहले। देखिए सेनेट के इलेक्शन एक बहुत छोटा सा चीज है हमारे लिए। पाकिस्तान की इख्तिदार नहीं, इख्तिदार की बात है। हम पाकिस्तान को बहुत कमजोर हुआ देख रहे हैं, हम पाकिस्तान में अफरा तफरी देख रहे हैं, हम पाकिस्तान में लाकानूनियत देख रहे हैं, हम पाकिस्तान को दुनिया में तनहा देख रहे हैं। अगर अब भी सियासी कायदीन नवाज शरीफ जैसे कदावर लोग अगर आज भी नहीं बात करेंगे तो फिर पाकिस्तान के साथ हम बड़ी ज्यादती कर देंगे। हमने माजी में ऐसा गलती की है, आज अंदर कोई कौम ये गलती नहीं करेगी। ठीक है निहाल भाई आपका पॉइंट आ गया, किसी दूसरे न्याजी को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने नहीं देगी। आपका पॉइंट आ गया, एक न्याजी ने पाकिस्तान को नुकसान आपका पॉइंट आ गया निहाल भाई आपका पॉइंट आ गया। लेकिन असल ये कि सियासत करे, लेकिन उसमें जो मुल्की इदारे हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुल्की इदारों को उसमें कम से कम ना घसीटे जाए। बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपकी तरफ आता हूं जरा। आज बिलावल साहब ने जो तकरीर की है, इससे पहले तक तो पीडीएम का प्लेटफॉर्म, इस्तीफे, तहरीक अदम एतमाद, लेकिन आज लगता है कि उनके लहजे में जो तलखी है, सिंध हुकूमत अब सियासी के जो दाव पेच हैं, जो अपोजिशन इत्तेहाद है, उससे ज्यादा कंसर्न है आइलैंड्स को बचाने में। तो ऐसा तो नहीं कि जो आइलैंड्स हैं अब सिंध हुकूमत को उसकी परेशानी ज्यादा है? बहुत शुक्रिया जी। बिलावल साहब की अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है तो पहले उन्होंने बात की है जो मुल्की दूसरे मामलात हैं और जो पीडीएम का एजेंडा है और पीडीएम की होने वाले एहतजाजी तहरीक और जलसों के बारे में बात की, और बाद में उन्होंने आइलैंड के बारे में भी बात की। ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल लीडर हैं, जब वो बात करेंगे तो बहुत सारे इश्यूज़ जो हुए हैं काफ़ी दिन के बाद आज उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उन तमाम इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने बात की। क्योंकि वो कराची के अंदर बैठे थे और आपके सहाफ़ी जो दोस्त थे
उनकी तरफ से ज़्यादा सवालात आइलैंड के बारे में आए तो फिर वो उसी के जवाबात दिए। लेकिन पीपल्स पार्टी का मसला सबसे बड़ा जो आज है वो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं। पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरियत का ना होना है, पाकिस्तान के अंदर पार्लिमान का बेवकार होना है, पाकिस्तान का इदारों का डोमेन के अंदर काम ना करना है, पाकिस्तान की सियासी हुकूमत का इनविजिबल हैंड्स के ज़रिए चलने का है, और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के इंतखाबात के निज़ाम को जिस तरह मजाक बनाया गया। और पहले दिन ये तो आजकल इन्हें ये कोई प्रॉब्लम है सबको NRO भाई, पहले दिन हमने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है। कोई हम NRO उस वक्त आपसे लेना चाह रहे थे क्या? हमारे खिलाफ कोई केसेस थे? कुछ नहीं था। जो हकीकत थी वो बयान की थी। पीपल्स पार्टी ने कोशिश की और हमारे साथ PMLN ने भी कि हम लोग पार्लियामेंट को चलने दें, अदरवाइज मौलाना फजलुर रहमान 1 मिनट भी इस पार्लियामेंट के साथ नहीं चलना चाहते थे। हम लेके आए, अब 2.5 साल होने को हैं। आप हमें तो इल्ज़ाम देंगे, हम अपोजिशन है, मुझे बताएं कि इन 2.5 सालों में ये 800 दिन बनते हैं, जो इनका 100 दिन का एजेंडा था, कोई एक काम बता दें इन्होंने पूरा कर दिया। अच्छा, क्या 1 करोड़ नौकरियों में से कोई अच्छा, आपने 2.5 साल की बात नौकरियां दे दी या 1 करोड़ लोग फारिग कर दिए? 2.5 साल की आपने 50 लाख घर देने थे। मुझे अब बात कर लेते सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर आपने बात की ना, लेकिन अब 50 लाख घर देने थे, गिराए कितने और बनाए कितने? आपने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, कश्मीर हाथों से निकल गया और आप टीपू सुल्तान बन के मोदी को जवाब दे रहे हैं। हमें किस्से सुनाते थे टीपू सुल्तान के। उसके बाद पाकिस्तान की मईशत का जो हाल है, महंगाई का जो हाल है, एक गरीब आदमी अपना यूटिलिटी बिल नहीं दे सकता भाई, उस पर बात करें। गरीब आदमी आटा नहीं खरीद सकता, गरीब आदमी चीनी तो भूल गया। आमिर साहब, अगर आप कश्मीर की बात कर रहे हैं तो कश्मीर का मामला जो है वो जितने बरसों से चल रहा है, 70 बरसों से चल रहा है, हर हुकूमत आई है, आपकी भी हुकूमत रही है, नून लीग की भी हुकूमत रही है, आपकी हुकूमत ने क्या किया उस चीज के ऊपर? आपकी हुकूमत, आप अगर चले इल्जाम इस हुकूमत को देते हैं, आपकी हुकूमत की भी तो कोई ना कोई परफॉर्मेंस रहेगी ना। ने तो बताया, हमारी हुकूमतों ने तो इसे हमेशा हाईलाइट किया, इस मसले को बनाया। हमने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को स्टेटस लेके दिया, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस आज भी हाईलाइट हो रहा है। हमने जाके हमेशा कश्मीर के इशू को, जुल्फिकार अली भुट्टो हो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हो, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हो, हमारे दौर में, एक बात सुन ले आप, मुझे ना आपकी आवाज का वो फर्क है, फिर वो पहुंचती नहीं। हमारे दौर के अंदर कश्मीर का इशू था तो, अरे भाई कश्मीर तो अब खत्म हो गया ना। अब आप ये जो आपसे खुल के बात करूं तो ये गिलगित बल्तिस्तान का जो पाकिस्तान में लाने का मामला है, नया पॉलिटिकल मैप हमारे पास आया, वो कश्मीर का हिस्सा है। तो इसका मतलब है नया पॉलिटिकल मैप हमारे पास आया। SCO की मीटिंग के अंदर, हमारा की मीटिंग के अंदर मोहिद यूसुफ साहब ने जब उस मैप को लगाया, भारत का वहां से निकल जाना, तो हाईलाइट तो अब भी हो रहा है, नया पॉलिटिकल मैप जारी हुआ है, भारत को भी बताया गया है। तो ये एफर्ट भी तो इसी गवर्नमेंट में हो रहा है, ये किसी और की तरफ थोड़ी एफर्ट। बड़े कमाल आदमी हैं, मैं कल नक्शा बना देता हूं और पूरी दुनिया के नक्शे के ऊपर पाकिस्तान लिख देता हूं, मुझे मनवा के दिखाएं आप। मैं कल नया नक्शा बनाते आए सारे मिलके, पार्लियामेंट से मंजूर भी करते हैं और पूरे भारत के ऊपर आमिर साहब एक रियासत के फैसले की बात कर रहा हूं मैं, इनफरादी की बात नहीं कर रहा। मुल्क चलते हैं नहीं, इनफरादी फैसले की तो बात नहीं है, रियासत का फैसला रियासत की तरफ से जारी किया गया। साथ साथ मिला देते हैं, कभी कश्मीर को अपनी मर्जी के नक्शे में ले आते हैं। ऐसे मुल्क नहीं चलते। नहीं, मैं आपसे आपकी तवज्जो उसी तरह मबजूल कराना चाह रहा हूं, जो शंघाई कोऑपरेशन के जो इजलास हुआ था उसके अंदर उसी नक्शे को बैकग्राउंड में रखा गया था और उसी के ऊपर भारत को शदीद एतराज भी हुआ। तो मैं यही बात कर रहा हूं कि कश्मीर के ऊपर तो चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, उसका मसला ना सिर्फ हाईलाइट हुआ बल्कि उसको टेकअप किया जाता रहा है। एक नेशनल कॉज है, सबका मसला है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक उसके ऊपर हालात हुए हैं। अब मुझे एक मिनट दे दें। मैं बेसिकली डिस्कशन दूसरी तरफ चली जाएगी। के ऊपर जो हालात अब हुए हैं, स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ है। और आखिरी बात, ये जिन इजलासों का आपने जिक्र किया, ये वजीर आजम की सरबराही में क्यों नहीं होते? वो कौन है? वो स्ट्रेंजर हैं इस मुल्क में। चले, मैं राजा यासिर साहब यहाँ बैठे हैं, राजा यासिर साहब ये क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में क्यों नहीं होते? ये बात जो है बैरिस्टर साहब बात कर रहे हैं, जरा आप मुझे बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं होते? पहले कुछ बातों का मैं जवाब देना चाहूंगा। हाशमी साहब बड़े मोहतरम सीनियर सियासतदान है और जो पीपल्स पार्टी के आमिर हसन साहब ये भी माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे हैं। तो मेरा ख्याल है गुफ्तगू को हम किसी पॉजिटिव साइड पे लेके जाएं। ये जो किसको पंजाबी में कहते हैं ना, मेड़े देने, इनकी मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है। न्याजी बहुत सारे नून लीग में भी हैं, इनके बड़े सपोर्टर हैं,
तो ये बात करते हैं ना कि न्याजी ने ऐसे किया, न्याजी इमरान खान न्याजी है, न्याजी एक ऑनरेबल कबीला है, और जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी उनको पता है कि 71 की वॉर कोई वो जनरल जो थे उनकी वजह से हम नहीं आ रहे थे, उसके बहुत सारे फैक्टर्स थे, 60 से एक फिनोमेना चल रहा था। तो आई मीन ये तो एक चले आप गुफ्तगू एक जायलों वाली गुफ्तगू हो रही हो तो ज़रूर ये बात कर लेनी चाहिए, लेकिन इस लेवल पे ये मुनासिब नहीं है। नहीं तो फिर तो मैं कहूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ कश्मीरी होके तो जाग पंजाबी का जाग का नारा किस तरह लगा रहे थे। चले फजूल बातें हैं ना, तो ये बातें हम इन बातों को की बातें मैं डिस्कशन में नहीं लेकर आते, मुनासिब ही लेकिन नहीं है the thing is that कि मुझे कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद क्यों नहीं होते। दूसरी बात ये जो महंगाई की भी मैं जवाब दे दूं, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है, और अपोजिशन का काम है कि लोगों को बताए और मोबिलाइज करे, और अगर हम इस पे काबू नहीं पा सकते, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट इलेक्शन में ये जीत जाएंगे। इनको तो खुश होना चाहिए ना इस पे, ना सिर्फ लोगों को मोबिलाइज करना चाहिए बल्कि खुश भी होना चाहिए, और अगर हम काबू ना पा सके तो हमें भी पता है कि ये हमारे लिए बड़ा बुरा होगा, राइट। तो ये दूसरी बात है। अब बात आ गई कि जी मुल्की इदारे अपना काम नहीं कर रहे, कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस है एस्टैब्लिशमेंट में, किसी का कम इन्फ्लुएंस है। बेसिकली ये भी हम सब लोग समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट दुनिया के हर इस्टेब्लिश्ड मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट होती है। अमेरिका की जब आप बात करते हैं तो वहाँ पे भी लोग, अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब भी ओपनली बात कर रहे थे। अब इस्टेब्लिशमेंट में पॉलिटिशियंस का भी रोल होता है। हमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो रोल पॉलिटिशियंस का होना चाहिए वो नहीं है, उसकी वजह हम लोग खुद ही हैं। देखिए ना, एक जो अशराफिया है वो पीपल्स पार्टी या नून या इवन पीटीआई में तकरीबन वही लोग हैं इस मुल्क की। आप 70 साल की सियासत देख लें, और जो अब कमज़ोर किया हमने अपने इंस्टीट्यूशन को, वो भी उसमें हमारा भी रोल है। ठीक है, जब आपका रोल होता है तो उसके नतीजे में कोई और पावर ले जाता है। आर्मी ऑर्गेनाइज्ड है यहाँ पे, तो आर्मी का रोल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अदरवाइज जुडिशरी, आपके पॉलिटिशियंस, मीडिया, एवरीबडी इज पार्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। तो मैं नहीं समझता कि इस्टेब्लिशमेंट कोई अलग चीज़ है, राइट। इसमें सिर्फ रोल किसका ज़्यादा है ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा, और ख़ुद लेना पड़ेगा पॉलिटिशियंस को एक मैच्योर रवैया अपना के अपनी क्रेडिबिलिटी में इजाफा करके। अब जहाँ तक बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं करते, वी आर इस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वी आर ऑन द सेम पेज। इवन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में भी जिस 93 की जो गवर्नमेंट आई थी तो वो उसी पेज पे थी जिस पे हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी। इसमें भी ये कोई ऐसी मतलब बात जो है ये ढकी छुपी नहीं है, अब ओपनली डिस्कस होती है। प्रॉब्लम है मियाँ साहब का। मियाँ साहब ने एक बिल्कुल, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी के हवाले से बात करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी क्यों नहीं, जिस चीज की तरफ इशारा वो कर रहे हैं कि पीएम साहब इस तरह की मीटिंग्स के अंदर वो खुद नहीं होते। नहीं, जो जरूरत होती है बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते। अब जरूरी नहीं कि हर मीटिंग पीएम साहब लें। मैं ये बात जो हाईलाइट करना चाहता हूँ कि मियाँ साहब जो स्टैंस ले रहे हैं ना, और जो अभी इन्होंने बात की कि कश्मीर के इशू को, इसमें कोई शक नहीं, भुट्टो साहब ने भी उठाया, बीबी ने भी उठाया, लेकिन जो मियाँ साहब की आप बात करें तो उसको अगर 90 वाली गवर्नमेंट ले लें या 97 वाली गवर्नमेंट ले लें, उन दोनों गवर्नमेंट्स में प्रॉब्लम यह था, जो बयानिया अभी उनका आ रहा है गुज़िश्ता कुछ दिन पहले आपने सुना, हमें सिर्फ उनके बयानिए से प्रॉब्लम है। हमें मुस्लिम लीग नून के जो बाकी मेंबर्स हैं उन पे कोई ना कोई शक है, ना इतराज़ है, पॉलिटिक्स करना उनका हक है। प्रॉब्लम यह है कि आप कौमी इदारों के खिलाफ जब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बात करते हैं तो मुल्क को नुकसान पहुंचता है। अगर मियाँ साहब की नीयत क्या है वी डोंट नो, ना हम उन पे कोई गद्दारी की बात कर रहे हैं, ना करनी चाहिए मेरा ख्याल है, लेकिन हम ये जरूर समझते हैं तो बन रहे हैं उनके खिलाफ, मुकदमात बने, मुकदमात वो भी मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने उसको लाइक नहीं किया, लाइक नहीं किया, लेकिन उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई तो शुरू हो गई उसकी। चलें वो तो हो रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए। अल्ताफ हुसैन तो चलें उन्होंने एक रोल प्ले कर दिया अपना, लेकिन मियाँ साहब एक नेशनल पार्टी के लीडर हैं, उनको मेरा ख्याल है हमारे खिलाफ जो, लेकिन आप समझते हैं आपकी गवर्नमेंट को इस वक्त चैलेंजेस हैं, डिलीवरेबल्स, गवर्नेंस के, आपको इस वक्त इन्फ्लेशन के, आपको इकोनॉमी के ऊपर, और यही वो चीजें जो आपके अपोनेंट्स आपके खिलाफ जो इस्तेमाल भी बिल्कुल चैलेंजेस हैं, क्यों नहीं, और अपोनेंट्स का हक भी है कि वो इस्तेमाल करें जो आपकी वीकनेसेस होती हैं। अपोजिशन हमेशा उस पर हिट भी करती है। तो अगर हम इकोनॉमी पे काबू नहीं पा सकते, प्रॉब्लम जो हमारा जो बयानिया है वो तो ये है कि क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म कोई काम नहीं किया गुज़िश्ता 30 सालों में, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी अपने पांव पे खड़ी होती। देखिए जो काम करने वाले थे ना वो नहीं हुए। मियाँ साहब ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जरूर जोर दिया, लेकिन आपकी जो इकोनॉमीज तरक्की करती हैं वो इंडस्ट्रियल बेस आपका स्ट्रांग हो फिर करती हैं। हमें आखिरी दफ़ा जो हमें कुछ लीवरेज थी काम करने की वो मुशर्रफ एरा में थी। मुशर्रफ एरा में आपने अपनी कंज्यूमरिज्म पे इकोनॉमी चलाई। उसके बाद अगली जो 3 गवर्नमेंट्स आई, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी और फिर नून लीग की गवर्नमेंट भी, उसमें प्रॉब्लम ये आई कि उनके पास तो बस वो जस्ट हैव टू टाइम पास करने के लिए कर्जे लेके उनको गुजारा करना पड़ा। पीपल्स पार्टी के दौर में तो मनी सप्लाई स्लो थी, इकोनॉमी भी स्लो थी। जो लास्ट नून लीग का टेन्योर था उसमें उन्होंने बेताशा कर्जे लेके, लेकिन रिकॉर्ड कर रहे हैं आपकी गवर्नमेंट जो बड़ी सुपरफिशियल थी। अब बारी आ गई हमारी, आपके होते। एक ब्रेक ले लूं मैं, हम उसको ठीक करने की कोशिश कर
एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। निहाल साहब, ये मुझे बताइएगा कि ये जो तहरीक अदम एतमाद और ये जो आपके इस्तीफों का जो ऑप्शन है कौमी असम्बली में, आप समझते हैं कि ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे और तमाम आपके अरकान इसमें कब तक वैसे तवक्को है कि आप ये मुस्ताफ़ी हो जाएंगे असम्बलियों से? सबसे पहले तो फरीद रईस साहब, मैं जो हमारे पीटीआई के दोस्त ने बात की न्याजी बरादरी के हवाले से, तो मेरा स्पेसिफिक 2 न्याजियों के हवाले से बात है। एक लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी और दूसरे इमरान खान न्याजी। बाकी सर, सारे ना करें निहाल भाई इसके ऊपर छोड़ दें सर, इस चीज के ऊपर छोड़ दें। मेरे ख्याल से वी नीड टू मूव फॉरवर्ड, वी शुड अबंडन दिस गुफ्तगू। जो बात है हम उसके ऊपर चलते हैं, फिर वो जातियात और चीजें पाई जाएगी। इट डजंट मेक सेंस एंड गुड सर। जो चीजें हैं मेरे ख्याल से नेशनल टीवी पे बैठे हम इसके ऊपर कोई प्रोडक्टिव कोई ऐसी डिबेट कर लें जिसमें जो है वो बेहतरी आ जाए। मुझे इसे बता दीजिएगा कि इस्तीफों की बात चल रही है यहाँ पे, तो क्या पीएमएलएन इस वक्त जो है वो इस पोजीशन में है कि वो मुस्ताफी हो जाएंगे सेनेट इलेक्शन से पहले? ना सिर्फ हम मुस्तफी होने के पोजीशन में है, बल्कि इस हुकूमत को भी मुस्तफी कराने के पोजीशन में है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो वजह कैसे? क्या है? वो कैसे? यही मैं आपको बता रहा हूँ। जब कोई हुकूमत आती है, जब इलेक्शन होता है, तो उस पर बात होती है मंशूर के ऊपर। और पूरी दुनिया में जो एडिबल आइटम्स हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, आमतौर पे बिल्स के ऊपर बात होती है, सेहत पे बात होती है, यूटिलिटीज पे बात होती है, पब्लिक फैसिलिटीज पे बात होती है। तो अगर हमारी हुकूमत में बिजली के बिल क्या थी, गैस का बिल क्या था, पेट्रोल क्या था, डॉलर कहाँ पे था, चीनी कहाँ पे था, घी कहाँ पे था, जिंदा रहने के लिए जो अद्वियात है उसकी कीमत कहाँ पे थी, अगर उससे आधी हो जाती तो कोई सड़क पे ना आता। मगर चूंकि उससे बिल्कुल डबल हो गई है, तो अब ये कौम जो है वो बेजार आ चुकी है। हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने लोगों के जिंदगी को तहफुज दें, आप अपने लोगों की हिफाजत करें, आप उसकी जान और माल की हिफाजत करें, आप उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की हिफाजत करें, आप उसकी नहीं, इज्जत। गवर्नमेंट को आप मुस्ताफी कैसे कराएंगे? मेरा सवाल ये है आपसे। गवर्नमेंट को आप कह रहे हैं कि पहले तो आपकी बात आ रही है, आपकी पार्टी लीडरशिप कहती है कि जो 83 जो सीट्स नेशनल असेंबली के अंदर हैं, सेनेट इलेक्शन से पहले उससे हम मुस्ताफी हो जाएंगे। देखिए, हम तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये इतना चार्ज अप हो जाएगा कि अवाम इनको, शायद जो ये लोग हैं हमारे से पहले अवाम आ जाएंगे, इनका घिराव करेंगे। और जब अवाम एक बार सड़कों पे आ जाती है फरीद रईस साहब, तो दुनिया की कोई ताकत, मां सिवाय अल्लाह के दुनिया में कोई ताकत आज तक हमने नहीं देखी और सुना, तारीख में नहीं पढ़ा कि वो अवाम के सैलाब के आगे खड़े होंगे। हम तो अवाम, आज हम लीड करें तो शायद ऑपोजिशन उस धारे को रोकने में और उसको एक रास्ता देने के लिए रेडी हो जाए कि इनको रास्ता दे दिया जाए निकल के भागने के लिए। मगर अगर अवाम आ जाएगी और आएगी तो इनको इस मुल्क से फरार का रास्ता नहीं मिलेगा। और हम साहब, पीटीआई की तरफ से तो ये बात सामने आती है कि अगर आप मुस्ताफी हो भी जाएं तो बाई पोल्स करा दिए जाएंगे। कोई नहीं है जी, शहबाज साहब का कहना है कि बाई पोल्स हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बाई पोल्स बहुत दूर की बात है, बाई इलेक्शन बहुत दूर की बात है। ये सड़कों पे, ये अपने घरों से, ये पार्लियामेंट में, दफातर में नहीं, पाकिस्तान की आवाम इनका एहतसाब करेगी। पाकिस्तान के आवाम को जो दवाई से किसी का बाप मर रहा है, किसी का बेटा मर रहा है, किसी की माँ मर रही है और 300% दवाई महंगी हो गई, और इस बुनियाद पे महंगी हो गई कि दस्तयाब नहीं थी। आपने लोगों का जेब नहीं देखा, आपने दवाई महंगी कर दी, आपने लोगों की बिजली महंगी कर दी, आपने लोगों का गैस, और लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो बेरोजगार लोग सड़कों पे आते हैं, बेरोजगार लोग घर। ये आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी के बाद, इन महंगाई के बाद आवाम तैयार है सड़कों पर आने के लिए। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, व्हाट अबाउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? सर, अगर मुस्ताफी और अदम एतमाद होने की बात है, क्या पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत को छोड़ेगी पहले? क्योंकि आपके पास तो सिंध गवर्नमेंट भी है, नेशनल असेंबली से मुस्ताफी ना बात की बात है। क्या सिंध असेंबली से आपकी पार्टी मुस्ताफी हो जाएगी अगर यह एहतजाजी तहरीक पीक पर जाती है तो? देखिए, पीडीएम की क़यादत फैसला कर चुकी है और कौन सा फैसला किस मुनासिब वक्त पे होगा ये पूरी क़यादत इज्तिमाई तौर पे करेगी। वो इस्तीफ़े हों, और जब आप किसी बड़े मकसद के लिए होते हैं तो ये हुकूमतें, कोई सूबाई हुकूमत या इवन कौमी आपकी हुकूमत भी मरकज़ में भी हो, तो वो भी अहमियत नहीं रखा करती है। मकासद बड़े होते हैं, हुकूमतें या इक़्तिदार बड़े नहीं होते। और पीपल्स पार्टी ने बारहा इक़्तिदार को ठोकर मार के ये बताया है, फांसी के फंदों पे झूल के, सीनों पे गोलियां खा के हक की बात की है। हमारे लिए ये कोई चीज़ें नहीं है, ये इक़्तिदार, ये सीटें, ये सिंध का इक़्तिदार, ये वक्त साबित कर देगा। ये एक दुर्फितनी है जो हुकूमत छोड़ने की कोशिश कर रही है कि शायद फ़लाँ ऐसे नहीं होगा, फ़लाँ। इनके पास अब कोई हल नहीं है। जब से इन्होंने पीडीएम का बनना
चेयरमैन बिलावल भुट्टो के इनिशिएटिव के ऊपर हमारे अपोजिशन की जमातें जो 2 साल से खामोश थी कौमी क़यादत, वो मियाँ नवाज शरीफ हो, मोहतरमा मरियम हो, तो बिलावल साहब के इनिशिएटिव पे सारी क़यादत एक दफ़ा से फिर अवाम के मसाइल नहीं, मेरा सवाल ये पीडीएम का ये इत्तेहाद चलेगा। वैसे तो अपोजिशन कभी भी एक पेज पर नहीं आती है, अपोजिशन का इत्तेहाद कभी भी बरकरार नहीं बिल्कुल ना घबराएं। नहीं, मैं तो नहीं घबरा रहा, मेरी घबराहट की तो बात नहीं है, ये तो वजीर आजम साहब, आप बेफिक्र प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहते हैं कि ये तो आप अपोजिशन घबराएं। पेज पे लिख के दे दिया है, अगर मुझे मौका दें, जब आपकी आवाज कटती है ना मेरी समझ आती है ना आपकी, मैं आपसे दरखास्त करूंगा दस्त बदस्ता कि मुझे बात पूरी करने दें। बात यह है कि जब एक पेज पे अपोजिशन है, हमने लिख के 26 नुकात दे दिए, अपना लाया अमल भी दे दिया। अब ये जो मुल्क है ना रईस साहब, ये कोई एक पेज से नहीं चलेगा, ये भले किसी के साथ एक पेज पे बैठे हैं, मुल्क चलता है आइन से, लेकिन जो आमिर और आमिरों की कठपुतलियां होती हैं वो आइन को चंद सफ़ों की एक किताब समझते हैं, इसीलिए रोज कहते हैं हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज पे हैं। भाई ये एक पेज से मुल्क नहीं चलता, मुल्क आइन से चलता है। आइन के अंदर ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, हर इदारे की हदूद और डुबेन मुकर्रर है। उसके आपका वजीर आजम नहीं आता जी हम एक पेज पे हैं, अरे भाई फिर घर चले जाओ, तुम एक पेज पे हो तो उन्हीं को पूरे पेज पे बिठा दो। ये तमाशा क्यों लगाया हुआ है तुम लोगों ने कि जमहूरियत को बदनाम कर रहे हो, पार्लियामान को बदनाम कर रहे हैं, पार्लियामान को बेवकार कर रहे हैं। अगर आप एक पेज पे हैं तो जाए घर छुट्टी करें, आप फिर मुल्क को आइन के तहत चलना है, एक पेज के तहत नहीं चलना। और अभी मेरे दोस्त फरमा रहे थे हमारे लहजों पे, मैंने तो कोई काबिल एतराज नहीं बात की, लेकिन बड़ा मजा आता है कंटेनर स्कूल ऑफ थॉट के लोग जब कहते हैं कि बात अखलाक से होनी चाहिए, धीमे लहजे से होनी चाहिए, तो मैं फिर कहता हूं वो कौन मस्करा था कंटेनर के ऊपर जो दुपट्टे लेके नकलें उतारता था, जो आज भी कौमी क़यादत के लहजों की नकलें उतारता है। चले अमर हसन साहब, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पास आ गया, मैं जरा उसके बारे में उसे भी राजा साहब की तरफ आ जाऊं, हमें भी पता चले। मैं राजा साहब की तरफ हूं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, लेकिन अब द थिंग इज दिस कि सर अगर एक बात एक पेज और इस चीज के ऊपर भी बात की जा रही है, मुल्की इदारों की तस्दीक भी नहीं होनी चाहिए, अगर है तो वो तमाम के तमाम इसी मुल्क के इदारे और वो तमाम चीजें जो चल रही है। राजा यासिर साहब इस चीज के ऊपर वो कह रहे हैं कि जी आइन के साथ मुल्क चलता है, तो क्या इस वक्त इदारों की तौहीन नहीं कर रहा, जो मुल्की इदारों के पीछे छुप रहे हैं वो मुल्की इदारों को सियासत में इन्वॉल्व कर रहे हैं। मैं आमिर साहब यासिर साहब की तरफ आता हूं, वो कह रहे हैं जी मुल्की इदारों के पीछे छुपने का आपके ऊपर इल्जाम लगा। देखें पहली बात तो ये जो कर रहे हैं ना, ये फिर मैं अर्ज ये करूंगा और इनको पता है ये सब बातें और पूरी कौम को भी पता है, क्योंकि लोग अब रोज टीवी प्रोग्राम देखते हैं, यही बातें सुनते हैं। भुट्टो साहब मेरे भी लीडर थे, मैं अभी भी उनको लीडर मानता हूँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अयूब खान के कंधों पे बैठ के वो आए थे पॉलिटिक्स में। उसके बाद अयूब खान भी डिक्टेटर था, फिर भुट्टो साहब ने अपनी पार्टी बनाई, फिर वाकई अवामी लीडर बने। मियां नवाज शरीफ भी तारीख बहुत है, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि इस वक्त अगर इस वक्त पीडीएम की जो एहतजाजी तहरीक है, रामिर साहब बात करें, निहाल साहब बात करें, ये मुस्ताफी हो जाते हैं, जी जी, देन व्हाट? देखिए मफरूजों पे बात करने का फायदा कोई नहीं, अगर हो जाते हैं, अगर ऐसा होगा, अगर वैसा होगा, दे देंगे ये इस्तीफे। वैसे देखिए ये तो प्रिडिक्शन वाली बात है ना, ये इनसे आपने पूछ लिया, ये कह रहे हैं हम दे देंगे, ये कह रहे हैं हम तो दे देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल नहीं देगी, मेरा ख्याल है ये, वो कह रहे हैं हम। व्हाट अबाउट द पीएमएल एंड विल दे रिजाइन फ्रॉम नेशनल? का एक फैक्शन शायद दे दे, लेकिन जब तक पूरी पार्टी नहीं देगी तब तक कोई फायदा नहीं। बहुत शुक्रिया यासिर उमैर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आमिर हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया। निहाल साहब आई हैव टू स्टॉप सर, आई एम रियली सॉरी, टाइम इज अप। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, फरीद रईस को इजाजत दीजिए।